हाय गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म के। और रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 1 अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 अपना बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास था। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक छोटी छोटी बातें थी वो हमने कवर की थी। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आखिर में ज़रूरी क्यों है चैप्टर को पढ़ना। मैंने बताया था कि अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में अगर हम डिवाइड कर दें और अलग अलग कैटेगरी के मतलब बेसिक नॉलेज को अगर हम लोग जान लें ना, तो ओवरऑल रिएक्शंस को पढ़ने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड अनदर वन इज़ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। वैसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, मतलब रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हों, उसे हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। वहीं दूसरे साइड होते हैं मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनके बीच में कुछ नए प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता है, और वैसी रिएक्शंस एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हों, उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस में जो बीच में कंपाउंड्स बनते हैं और बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अपने पास में कितने तरह के होते हैं? वो होते हैं 6 तरह के। कौन से? कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, वो कार्बोनाइन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, कार्बिन हो सकते हैं, नाइट्रिन हो सकते हैं और बेंजाइन। ये 6 तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आज इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो, ऐसे तो अगर रिएक्शंस की टाइप्स को हम पढ़ने जाएँ तो बहुत तरह के टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब किसी भी रिएक्शन में क्या एक्टिविटी हो रही है, मतलब किसी रिएक्शन में क्या मतलब चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द रिएक्शन हम लोग क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज की इस क्लास से अपने ये चैप्टर का जो मेन पोर्शन है वो स्टार्ट हो जा रहा है, इसे आप नेग्लेक्ट ना करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, पहले तो मैं जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर हम लोग डिटेल में एक एक करके कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग इन रिएक्शन, समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में आखिर में चल क्या रहा है, उसको देखते हुए हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है? एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। यूँ तो आप लोग सब पढ़ चुके हो, जानते हो कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अगर नहीं भी जानते हो तो नाम से समझ सकते हो कि एडिशन रिएक्शन मतलब वैसी रिएक्शंस जिनमें एडिशन मतलब कोई नया कंपाउंड ऐड होगा। ठीक है, ये क्लास 9-10 में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी टाइप्स हैं उनको ऑर्गेनिक के वे में डील करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एडिशन रिएक्शन क्या होता है? ये वैसी रिएक्शंस हैं जिनमें किसी भी कंपाउंड में नए छोटे ग्रुप्स ऐड होते हों। ठीक है, मान लेते हैं ग्रुप्स हैं वो एक्स वाई, कोई एक कंपाउंड है एक्स वाई। तो क्या होगा यहाँ पे, ये एक्स वाई क्या होगा, छोटा स्मॉल ग्रुप है ये ऐड हो जाएगा इस कंपाउंड में। तो क्या बनेगा, देखो एक्स और ये वाई, यहाँ हाइड्रोजन्स थे, हुआ क्या यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक्स इस कार्बन से ऐड हो गया और वाई इस कार्बन से ऐड हो गया, तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। देखो यहाँ पे ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या होता है एडिशन रिएक्शन? वैसी रिएक्शंस जिनमें कोई छोटे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स बड़े ग्रुप के साथ मर्ज हो जाते हैं, मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में नोटिस करने वाली बात क्या है,
अपना एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, है ना। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सच रिएक्शंस in which small group will be added to large groups। वैसी रिएक्शंस जिनमें स्मॉल ग्रुप किसी लार्ज या बड़े ग्रुप से ऐड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो ये कंपाउंड जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और वैसे कंपाउंड्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होंगे उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स will be converted into saturated compounds। मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कंपाउंड्स और दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। ये है अपना एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और भी ये देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज करो अपने पास एक एल्डिहाइड मैंने ले लिया, ठीक है। एल्डिहाइड में एक्स वाई को ऐड करना है तो क्या होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक्स मान लो अगर ऐड ऑक्सीजन से हो गया तो वाई कार्बन से ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये RCOX, और ये आ गया यहाँ पे वाई और यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही। देखो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया, ये हाइड्रोकार्बन तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो अपने पास में एल्काइन है, इसका एडिशन करें तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो एल्काइन में क्या होते हैं, दो पाई एक सिग्मा होते हैं, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एडिशन रिएक्शन के, है ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं या एक्सोथर्मिक होती है ना। मतलब ऐसी रिएक्शंस को हीट देने की ज़रूरत पड़ती है या फिर इस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। मिटा दो इसे, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, देखो सिग्मा और पाई में अगर बात करें कि कौन से बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे और दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। स्टेबिलिटी सिग्मा की ज़्यादा होती है और पाई की कम होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड को ब्रेक होना है और दो नए सिग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी इस कंपाउंड के कोलिजन से। ये आकर इस कंपाउंड से कोलिजन करेगा तो कुछ एनर्जी इस कंपाउंड को मिलेगी, जिससे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक्स वाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी से मिल गई, ठीक है।
वहीं दूसरे साइड देखो यहाँ पे क्या होगा, दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी नए बॉन्ड्स बनते हैं तो कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। वीक बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो नए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हुए। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखो यहाँ पे एनर्जी दो बॉन्ड की बाहर निकलेगी, यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ओवरऑल एनर्जी बाहर निकल रही है। तो क्या होगी रिएक्शंस, ये हो जाएगा अपना एक्सोथर्मिक। इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। समझो इस चीज़ को, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो इसके कॉलिजन से मिल गया, है ना। वहीं दूसरे साइड नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। जब भी नए बॉन्ड्स खुद से फॉर्म होते हैं तो कंपाउंड से एनर्जी बाहर निकलती है ना। मतलब और देखो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल वो कंपाउंड होते हैं जिनमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मतलब इस कंपाउंड की एनर्जी कम है। एनर्जी कम तभी होगी जब एनर्जी बाहर निकली होगी, है ना। तो जो एनर्जी यहाँ से बाहर निकली है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जो एनर्जी इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में लगी है। तो ये ओवरऑल क्या होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग डालेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, देखो नाम से समझ आ रहा होगा। एलिमिनेशन मतलब कोई एक ग्रुप या कंपाउंड बड़े कंपाउंड से बाहर निकलने वाला है। मतलब कोई छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप से बाहर निकलेगा, उसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपने पास एक कंपाउंड है CH2 X और ये Y। इस कंपाउंड को अगर हम हीट करने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस XY। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली एक एल्केन, ये एल्केन है, एल्केन से क्या हुआ, X और Y ग्रुप हिट करने पे बाहर हो गए। ठीक है, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गए, ये है ना। ये क्या है, एलिमिनेशन। देखो यहाँ पे ये ठीक एडिशन का रिवर्स है, उल्टा है। एडिशन में क्या था, ये कंपाउंड ऐड हो रहा था और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, इसका ठीक उल्टा हो रहा है कि ग्रुप्स, जो छोटे ग्रुप्स हैं वो पूरे कंपाउंड से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और ये नए कंपाउंड बन जा रहे हैं। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। सच रिएक्शंस in which small groups will be get eliminated या फिर लिख लो रिमूव फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स। वैसे रिएक्शंस जिनमें छोटे ग्रुप्स जो हैं वो बाहर हो जाएंगे बड़े ग्रुप से, उन्हें हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन का। जैसे मान लो अपने पास COOH, ठीक है, ये है, मान लो इसको मैंने हीट किया। हीट करने पे क्या होगा, यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, प्लस CO2। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, सिंपली अगर रिएक्शन को हम इस कंपाउंड को अगर हम हीट करें, हीट करने से क्या हुआ, CO2 बाहर हो गया और ये H इस कंपाउंड से ऐड रहा। ठीक है, देखो पहले और दूसरे केस में क्या अंतर है। पहले केस में हीट करने पे एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरे केस में हीट करने पे कोई भी एल्किन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना।
तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जनरली जो ये ग्रुप्स बाहर निकलते हैं, जो छोटे ग्रुप्स बाहर निकलते हैं, या तो इधर ये गैस होते हैं या फिर प्रिसिपिटेट बनके सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं। तो लिख लें इस बात को, जो छोटे ग्रुप्स होते हैं वो या तो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं या फिर सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट बनके कंटेनर में सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना। तो ये है अपना एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे हिट का सिंबल मैंने पहले लगा ही दिया है, ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। क्योंकि हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट मतलब एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी कहाँ से आएगा अपना, ये हीट करने से। इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा और नए कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। तो ये एंडोथर्मिक इन नेचर, सच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक इन नेचर होती है, ठीक है। नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अपना सेकंड हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। बात करें अब थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, फिर आगे हम लोग डिटेल में कंटिन्यू करेंगे इसे, है ना। एक एक रिएक्शन को देखेंगे, फिर इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना, टाइप्स होते हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों ने क्लास 9 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, है ना। इसे हम एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलने अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट होना मतलब डिस्प्लेस होना, है ना। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सच रिएक्शंस, या फिर एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग। मान लो अपने पास में एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी CH3CH2Cl है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी OH माइनस से। तो क्या होगा, देखो Cl ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में भी, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में भी है। तो क्या होगा, देखो ये ग्रुप अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये ग्रुप बाहर हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH2OH। समझो इसमें आखिर में ये कंपाउंड अटैक क्यों कर रहा है और ये बाहर क्यों हो रहा है ना। सबसे पहली बात, कोई भी ग्रुप अटैक तभी करता है जब उसे अनस्टेबिलिटी फील होती है। ये कंपाउंड अपने आप में अनस्टेबल फील कर रहा है, ऐसा क्यों, देखो इस कंपाउंड के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर चार्ज है। किसी भी ग्रुप के ऊपर, किसी भी एटम या ग्रुप के ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो अनस्टेबल फील करते हैं। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अब बात है कि इस कार्बन पे अटैक क्यों करेगा, देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, पुल करने से इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज। जो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने से क्या होगा, इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इस OH माइनस को दिखेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन एक्स्ट्रा एक ही बॉन्ड बना सकता है, वो चाहे तो क्लोरीन से बनाए या फिर OH माइनस से बनाए, है ना। ये जो पार्ट है इस कंपाउंड का, ये जो पार्ट है, इसमें कोई भी हरकत, मतलब ये बस सिंपली बैठा रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कतें क्या होंगी, क्लोरीन और OH माइनस के बीच, कि इन दोनों में से किसी एक को रहना है, किसी एक को बाहर जाना होगा। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में जो अच्छा मतलब जो स्ट्रांग होगा, जो ग्रुप स्ट्रांग होगा वो यहाँ पे रह जाएगा और जो वीक होगा वो बाहर हो जाएगा। तो देखो OH माइनस
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू Cl माइनस, इसलिए Cl क्या होता है, बाहर हो जाएगा और OH ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा, है ना। अगर मान लो कि इसको ठीक हम उल्टा कर दें, Cl की जगह यहाँ पे OH लगा दें और Cl अटैक करें, तब रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है ना। मान लो ऐसा हो CH3 CH2 OH प्लस Cl माइनस, अगर ये अटैक करेगा, देखो वापस से इस बार स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है इस कार्बन से, ये वीक है एज कम्पेयर टू OH, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसी रिएक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखें, सच रिएक्शंस in which one strong